हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय सर आपको इकोनॉमिक्स का जो हमारी बुक है +1 की, उसको हम करेंगे सिस्टम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसका आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। ये जो हमारी अर्थशास्त्र है वो क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, क्या उसके अंदर आपको मुद्दे पढ़ने हैं, क्या उसका सिलेबस है, इंडेक्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र शब्द के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थशास्त्र, ये शब्द का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। इसका बुक का नाम, देखो जब भी कोई बुक का नाम होता है ना, अगर उस नाम को हम समझ लें तो हमें पता चल जाता है कि उस बुक के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। अर्थशास्त्र के बारे में उस शब्द को हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान रखो, अर्थशास्त्र है वो दो शब्दों से, अगर हम इनको बात करें तो अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है। अर्थ और शास्त्र दो शब्द हो गए, एक तो अर्थ हो गया, एक शास्त्र हो गया। अर्थ की बात करें तो अर्थ का अर्थ होता है धन, धन पैसा जो भी है वो अर्थ होता है, ठीक है। और शास्त्र की बात करें, हम कई बार बोलते हैं ना ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है, इसका मतलब जो लिखित है, यानी अर्थ से संबंधित जो नियम है, जो सिद्धांत है, जहां पर लिखित है उसे क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हो अध्ययन। इसका मतलब धन का जहां पर अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, अर्थशास्त्र बोलते हैं। धन का जहां पर अध्ययन होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। या धन से संबंधित जो नियम, जो सिद्धांत, धन से संबंधित नियम सिद्धांत जहां पर उल्लेखित होते हैं या जहां पर आप पढ़ते हो उसे क्या बोलते हैं हम, अर्थशास्त्र बोलते हैं हम। देखो, अर्थशास्त्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ धन से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। कौन सी क्रिया का अध्ययन होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। मैं लिख देता हूं एक बार, आर्थिक क्रियाएं। अब आप कहोगे सर ये आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, तो ध्यान से सुनो। मनुष्य अपने जीवन में डेली डे के अंदर अपने पूरे जो जीविकोपार्जन करता है, पूरा जीवन का निर्वाह करता है, उसके दौरान वो दो प्रकार की क्रियाएं करता है जिससे हम बोलते हैं, एक तो होती है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, और एक होती है गैर आर्थिक क्रिया कह सकते हो, अनार्थिक कह सकते हो, गैर आर्थिक क्रिया। इसको ध्यान से सुनो आप। देखो, आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिनके बदले में धन की उम्मीद होती है, धन प्राप्त की हमें कुछ ना कुछ संभावना होती है, वो आर्थिक क्रियाएं होती है। मैं कोई वस्तु बाजार, मान लो मैं विक्रेता हूँ, वस्तु बाजार में बेचता हूँ, किस लिए बेचता हूँ, धन प्राप्त करने के लिए बेचता हूँ, उसके बदले मेरे को पैसे मिलते हैं। मैं उपभोक्ता हूँ, मैं बाजार से वस्तु खरीदने जाता हूँ उपभोग करने के लिए, और उसके बदले में मेरे को पैसे चुकाने होते हैं और मेरे वस्तु मैं खरीद लेता हूँ। यानी जिस क्रियाओं के बदले में धन का लेन देन होने की उम्मीद हो, यानी धन का लेन देन हो जाए, वो कौन सी होती है, आर्थिक क्रिया होती है। ये बात ध्यान रखना। वह क्रियाएं जिनके बदले में पैसे का, धन का लेन देन हो उसे बोलते हैं हम आर्थिक क्रियाएं, और वह क्रियाएं जिनके बदले में धन का लेन देन न हो उसे बोलते हैं हम अनार्थिक क्रियाएं, यानी गैर आर्थिक क्रियाएं। उसके अंदर धन की उम्मीद नहीं होती, धन की कोई भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होती। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जैसे मान लो अपने पड़ोस के या गांव के कहीं भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बदले मेरे को पैसा मिलता है, वो तो है आर्थिक क्रिया। अगर वही काम अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाने में करता हूँ तो उसके बदले मेरे को कोई भी उम्मीद नहीं होती कि पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब वो होती है गैर आर्थिक क्रिया। काम एक ही है लेकिन एक के बदले में धन का लेन देन हो रहा है, धन आ रहा है, इसका मतलब वो आर्थिक क्रिया में चला गया। एक के अंदर धन की उम्मीद नहीं है, धन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो गैर आर्थिक क्रिया में चला गया। आप ही देख लो, गाँव में जो बच्चियाँ होती है वो घर में भोजन बनाती है, जब वो वही भोजन अगर होटल में बेचा जाए तो उसके बदले में धन मिलता है, तो सिंपल सी बात है वो आर्थिक क्रिया है। अगर वो ही भोजन अपने परिवार को खुद के लिए यूज किया जाए तो उसके बदले में पैसा नहीं मिलता, गालियाँ जरूर मिल जाती है, कई बार जल जाती है रोटी, या कोई सब्जी में नमक कम पड़ जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है, गालियाँ मिलती है, धन नहीं मिलता। धन नहीं मिलता, इसका मतलब वो कौन सी होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। और आप ध्यान रखना, आप जो भी अर्थशास्त्र में जितना भी आप सिलेबस करोगे, जो भी अर्थशास्त्र पढ़ोगे आप,
उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक क्रिया पढ़ोगे, गैर आर्थिक क्रिया नहीं पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको आर्थिक क्रियाएं पढ़नी है, गैर आर्थिक क्रियाएं नहीं पढ़नी, क्योंकि अर्थशास्त्र वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित शास्त्र है, गैर आर्थिक क्रिया इसमें नहीं होता, क्योंकि अर्थशास्त्र का अर्थ ही धन का धन है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? धन का धन, धन का नियम, धन के सिद्धांत से संबंधित अध्ययन है। उसके अंदर आपको गैर आर्थिक क्रियाएं नहीं लेके चलनी। तो हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। इसका अर्थ तो हमने पढ़ लिया, जिनके बदले में धन लेन देन हो, या जिनके बदले में धन का एक के दूसरे पास चला जाए या दूसरे का अपने पास आ जाए, वो आर्थिक क्रिया होती है। और जो आप मुख्य आर्थिक क्रियाएं पढ़ते हो वो पढ़ोगे आप अपने सिलेबस में, है जो उपभोग, उत्पादन और वितरण। देखो ये आर्थिक क्रियाएं हैं, राजस्व भी होता है इसके अंदर, वो भी आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही दिया हुआ है मुख्य रूप से, उपभोग का दिया हुआ है, उत्पादन का दिया हुआ है और वितरण का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में, इनके बारे में जानते हैं भी ये क्या चीज है। अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम उपभोग की। उपभोग, उपभोगकर्ता कौन है? उपभोक्ता करता है। कौन करता है? उपभोक्ता, है ना। हम उपभोक्ता हैं, जो वस्तु खरीद के लाते हैं, हम उसका उपभोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, हम उपभोक्ता हैं। हम भोजन खरीद के लाते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का सामान हम डेली वेयर के अंदर बहुत खरीदते हैं। उन सामान को जब हम खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं? उपभोग करने के लिए खरीदते हैं। इसी कारण हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता का अर्थ आपको पता चल गया होगा क्या होता है उपभोक्ता। जो वस्तुओं को खरीदकर, जो वस्तुओं को खरीदकर उसका उपभोग करे, उसका उपभोग करे, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जो वस्तुओं को खरीदकर उसका उपभोग करे, उस वस्तु का यूज करे, उपयोग करे, वो कहलाता है उपभोक्ता। ठीक है, और उपभोग वस्तुओं का यूज करना, वस्तुओं का उपयोग करना, तो उपभोक्ता के बारे में समझ गए होंगे आप। इसी के साथ अगर आप इसके दूसरा, इसका जो विरोधी तत्व है विक्रेता, इसके बारे में देख लो। विक्रेता क्या होता है? देखो ये तो होता है क्रेता। ये कौन होता है? क्रेता। क्रेता किसे कहते हैं? जो वस्तु को खरीदता है। क्रेता वो होता है जो वस्तुओं को खरीदता है। विक्रेता वो होता है जो वस्तुओं को बेचता है बाजार में। तो क्रेता का तो अर्थ समझ गए आप भी, वो क्या करेगा? वस्तुओं को खरीदकर उसका उपभोग करेगा, वो क्रेता होता है। वो वस्तु को खरीदता है, वस्तु की कीमत को देखकर, अपनी आमदनी, अपने पैसा देखकर। देखो मैं बाजार में जाता हूँ सामान लेने, तो मैं सबसे पहले अपने पास पैसे देखता हूँ, मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं। दूसरी बात, मैं जाके वस्तु की कीमत भी देखता हूँ। ऐसा नहीं मैं सामान लेने जाता हूँ, पैसे मेरे पास हो ही ना, तो मैं कहाँ से खरीद लाऊंगा। इसका मतलब उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु का उपभोग करता है, और वो अपनी आमदनी को, अपने आय को और वस्तु की कीमत को देखकर वस्तुओं को क्या लाता है? खरीद कर लाता है, यानी वस्तुओं की कीमत की उसको जानकारी होती है। नेक्स्ट बात करें विक्रेता। ये क्या करता है? ये तो उपभोग करने के लिए वस्तु खरीदता है, और ये लाभ के लिए वस्तु बेचता है। लाभ के लिए वस्तुओं को बेचता है। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्द है। आपने क्रेता और विक्रेता के बारे में 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, और मैथ के अंदर भी प्रश्नावली आती है। ये क्रेता जो खरीदता है, विक्रेता जो वस्तुओं को बेचता है, यानी इसके अंदर सवाल वगैरह बहुत आते हैं। यानी इनका नाम ही बिल्कुल स्पष्ट है। क्रेता जो वस्तु को खरीदता है, वो खरीदता किस लिए है? वो करने के लिए। विक्रेता अपने लाभ के लिए, क्योंकि विक्रेता वस्तु किस लिए बेचेगा बाजार में? लाभ के लिए तो बेचेगा। और लाभ किस में होगा? वो कीमत को देखेगा भी। वो ये तो चाहेगा मेरे को कम से कम कीमत में ज्यादा वस्तु मिले, ये चाहेगा मेरे को ज्यादा कीमत मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा कीमत में वस्तु बिकेगी उतना ही क्या होगा? विक्रेता को लाभ होगा। तो उसे बोलते हैं विक्रेता। जो लाभ के लिए वस्तुओं को बाजार में बेचता हो उसे बोलते हैं विक्रेता, और जो उपभोग के लिए वस्तुओं को खरीदता हो उसे बोलते हैं उपभोक्ता। दोनों का समझिए, क्रेता और विक्रेता। अब बात करते हैं हम उत्पादकों की। उत्पादक कौन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसको ध्यान से सुनो। उत्पादक, उत्पादक वो होता है जो वस्तु का उत्पादन करता है। श्योर है? ये तो सिंपल ही है।
उत्पादक वो होता है जो वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। उत्पादन किस लिए करेगा, वो अपने लाभ के लिए करेगा, है ना। कोई भी उत्पादक उत्पादन किस लिए करता है, अरे लाभ के लिए तो करता है। कोई उत्पादक ये चाहता है मेरे को हानि हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो अपने लाभ के लिए क्या करेगा, अधिकतम लाभ के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। कभी भी एक जो उत्पादक होता है वो हानि नहीं चाहता, हमेशा वो चाहता है उसको अधिक से अधिक लाभ हो, उसका वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा उसकी वस्तु बिके तो उसको ज़्यादा लाभ हो। तो सिंपल आ गया। उत्पादक कौन होता है, जो अपने लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है। तीन स्थिति समझ लिया आपने। भोक्ता जो भोग के लिए वस्तुओं को बाजार में खरीदता है, विक्रेता जो अपने लाभ के लिए वस्तुओं को बाजार में बेचता है, उत्पादक जो अपने लाभ के लिए, लाभ अधिक करने के लिए, उत्पादन अधिक करने के लिए बाजार में क्या करता है, उत्पादन करता है, वो होता है उत्पादक। उसके बाद नेक्स्ट बात करें वितरण की। देखो वितरण ये भी एक आर्थिक क्रिया है। वितरण माने होता है बंटवारा करना, बंटवारा, वितरण करना, बंटवारा करना। क्योंकि हमने जो इतनी वस्तु का उत्पादन किया है, जो भी हमने पैसा, आप ये मान लो कि उत्पादक के पास जितना वस्तु उत्पादन करने से और उसको बेचने से जितना पैसा हमारे पास आया है, एक उत्पादक के पास आया है, वो क्या करेगा, उसको वितरण कर देगा, उसको बांट देगा। बांटेगा किसमें, जो उत्पादन के साधन होते हैं। कौन होते हैं, उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधनों को आपने 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मेन, जैसे श्रम होता है, भूमि, पूंजी, और जो उद्यमी होता है, उद्यमी होता है इसको हम साहसी बोलते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, वो पैसे का बंटवारा होता है, वितरण होता है। अरे मैंने आपको क्या कहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आर्थिक क्रिया, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अब आर्थिक क्रिया पढ़ रहे हैं, यहाँ पर धन का इनको वितरण तो होगा ना, पैसा बांटा जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, इसका मतलब है तो ये आर्थिक क्रिया है। कैसे, भूमि को मिलती है, श्रम को मिलती है मजदूरी, तो ये भी एक धन के रूप में ही मिलती है। जैसे मैं पारिश्रमिक करता हूँ, पारिश्रमिक मिलता है, मैं श्रम हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, तो बदले में पैसे तो मिलते हैं मेरे को, तो मजदूरी मिलती है। आप यही इसको कह सकते हो पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक को प्राप्त होता है। यानी मजदूर अपने शरीर से काम करता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, या शारीरिक या मानसिक रूप से काम करता है, उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है। भूमि, इसका यूज करने पर इसकी जो कीमत है वो उसे बोलते हैं हम लगान। यानी भूमि को जो एक पैसा मिलता है वो लगान के रूप में मिलता है, वो भी एक धन के रूप में मिलता है, वो भी एक आर्थिक क्रिया है। हम बात करें पूंजी, इसकी जो कीमत होती है वो होती है ब्याज, यानी इसको ब्याज के रूप में वितरित किया जाता है। उसके बाद करें हम उद्यमी या साहसी, यानी जो पैसा इन्वेस्ट करता है, बाजार में पैसे को लगाता है, उत्पादन करता है, जो उसको जो मिलता है वो मिलता है लाभ। यानी ये वितरण की प्रक्रिया होती है, वो भी क्या होती है, एक आर्थिक क्रिया होती है। तो आप पढ़ोगे उत्पादन, उपभोग और वितरण, ये टोटल हमारी क्या है, आर्थिक क्रिया है। क्योंकि आर्थिक क्रिया हमारे जीवन से जुड़ चुकी है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से ऐसी दिन ऐसा नहीं मिलता इसमें हम आर्थिक क्रिया नहीं करते, भी धन का लेन देन नहीं होता। यानी प्रत्येक स्थिति में धन का लेन देन होता ही होता है। अब बात करें जो अर्थशास्त्र है उसका बेस क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है, कि हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को, नियमों को हम क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या हमारे पास समस्या पैदा हो चुकी है जिसके कारण हमें अर्थशास्त्र जैसा विषय हमें पढ़ना पड़ रहा है, उसके नियम सिद्धांतों को हमें पढ़ना पड़ा है। ठीक है, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो आपने अलादीन वाला जो एक नाटक चलता था, एक सीरीज चलता था अलादीन, उसके अंदर क्या होता था, उसके पास एक जिन होता था। जब भी वो अलादीन उसको जो मिला हुआ था उसके पास एक बॉक्स था, उसको जब उसको रगड़ता था ना तो वो जिन प्रकट हो जाता था। और उस जब भी अलादीन उसको कुछ बोलता था ना वो उसको दे देता था, चाहे वो कोठी मांग ले, कोई बंगला या कोई कार, कुछ भी मांगता है, खाने की वस्तु जैसा भी हो, जैसा भी वो जिनसे फरियाद करता था, जिनसे मांगता था, वो उसको उसी टाइम प्रकट कर देता था। अरे वो तो बहुत लकी आदमी था, उसको तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, न तो उसको कोई काम करने की आवश्यकता थी, न उसको कोई समस्या थी, उसको अर्थशास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने तो सिर्फ उसको बोलना था कि मेरे को ये चाहिए,
वो चीज़ क्या उसको मिल जाती थी। तो इतने लक्की हम नहीं है, इतने लक्की हम नहीं है भी हम जो चीज़ बोले घर के अंदर बोले वो चीज़ हमें मिल जाए। क्या वास्तव में मिल जाती है क्या? कभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। देखो आवश्यकता तो अल्लाह जिन की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके पास जिन था वो आसानी से उसकी आवश्यकता पूरी कर देता था, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आवश्यकता तो हमारी उसके बराबर है, लेकिन हमारे पास जिन नहीं है। समझ रहे हो बात? हमारे पास जिन नहीं है, हमें उन्हीं आवश्यकता को जितना पैसा हमारे पास है उसके अनुसार ही हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसी कारण हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी थी। कैसे? देखो हमारी आवश्यकताएं तो असीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, असीमित है यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं है हमारी, हमें बहुत कुछ चाहिए। एक आवश्यकता पूरी भी हो जाए ना तो भी 10 आवश्यकताएं नई जन्म ले लेती है। मान लेते हैं मैं साइकिल ले आता हूँ तो मेरे को मोटरसाइकिल की आवश्यकता आ जाती है, मोटरसाइकिल ले आता हूँ तो कार चाहिए थी मेरे को। यानी प्रत्येक स्थिति में कभी भी आवश्यकता खत्म नहीं होती। हम अगर एक चीज आवश्यकता पूरी भी कर लेते हैं ना तो नई आवश्यकता और जन्म ले लेती है। लेकिन उतना हमारे पास पैसा नहीं बढ़ता। घर वाले कहते हैं ना, जैसे कोई पेड़ के पत्तों पर तोड़ लगे अभी उन पत्ते तोड़कर आपको दे दें। इसका मतलब पैसे जो धन है, जो हमारे पास सोर्स है, जो हमारे पास स्रोत है, जो हमारे पास संसाधन है वो कम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो आवश्यकताएं तो बहुत ज्यादा है, असीमित है, यानी उसको हम कह ही नहीं सकते भी आज हमारी आवश्यकता नहीं है जी। डेली आवश्यकता होती है हमारी, बहुत ज्यादा है, मिनट मिनट के अंदर बदलती रहती है। पास से कार निकल गई, हमें तो कार चाहिए जी। हमारे कोई हमने कोई ऐसी वस्तु कोई देख ली, हमारी आवश्यकता नहीं थी पहले, लेकिन जैसे ही हमने दुकान में गए वहां पर हमने वस्तु देखी, ठीक है जी हमें तो ये चाहिए जी, आवश्यकता ने जन्म ले लिया। लेकिन हमारे पास उतने धन पैसा तो नहीं है ना, इतना धन तो नहीं है भी प्रत्येक चीज को हम खरीद लें। आवश्यकताएं तो जन्म ले रही है लेकिन पैसा तो नहीं बढ़ रहा। पैसा तो जितना हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है उतने ही है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यही समस्या किसको जन्म देती है? चुनाव की समस्या को, चुनाव की समस्या को जन्म देती है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या चुनाव की समस्या, और इसी को ही हम आगे करेंगे। आपका भोग दिन में वितरण ना, उसके साथ भी उसको हम लेंगे हम। देखो चुनाव की समस्या कैसे जन्म देती है? इसी कारण जन्म देती है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमारी आवश्यकता दो है। एक आवश्यकता हमें आइसक्रीम लेनी है जी, आइसक्रीम लेनी। एक आवश्यकता मान लेते हैं हमें एक पेन लेना है, सिंपल सा ले लेते हैं, एक पेन लेना है। ये इसकी कीमत भी 10 रुपये है, इसकी कीमत भी 10 रुपये है। आवश्यकता तो एक से ज्यादा है ना, दो आवश्यकता होगी, लेकिन घर वालों ने हमें पैसे रुपए दिए, वो सिर्फ 10 ही दिए हैं, रुपए दिए। इसका मतलब आवश्यकता है तो असीमित है, यानी एक से ज्यादा है। धन है वो कम है हमारे पास। अगर घर वाले मेरे को 20 रुपए दे देते फिर तो मैं दोनों को खरीद लेता, फिर तो कोई मैटर ही नहीं देता। ये मेरी आवश्यकता ने जन्म लिया, मैंने घर वालों को बोला इतने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा ये जा ले जा और पूरा कर ले, फिर मैं क्यों टेंशन लूंगा फालतू की? मेरे को टेंशन, मेरे को मतलब मानसिकता पर दबाव कब पड़ा? जब मेरी आवश्यकता तो ज्यादा थी और मेरे पास पैसे कम मिले थे, तब मेरे को सोचने पर मजबूर हो गया मैं। सोचने पर कि दोनों में किसको चुनूं, यानी चुनाव किसका करूं, मेरे को आइसक्रीम खरीदनी चाहिए या पेन खरीदना चाहिए। तब मेरे को समस्या हुई, चुनाव की समस्या भी, मैं किसका चुनाव करूं, किसको खरीदूं मैं। ठीक है, और इसी चुनाव की समस्या के कारण हमें क्या हुआ? अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। यानी अर्थशास्त्र का बेस है ये, अर्थशास्त्र का मेन मुद्दा है। मेन जो आपका सिलेबस की बात करते हो, मेन जो बात करते हो वो यही है भी हमें आवश्यकता हमारी असीमित है और हमारे पास जो संसाधन है, सोर्स है, जो स्रोत है वो कम है, और इसी कम स्रोत से हमें क्या करना है? हमारी आवश्यकताएं पूरी करनी है, यानी सोच समझ के पैसा खर्च करना है ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती जाए। इन दोनों में जो हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इन दोनों में हमारी जो ज्यादा महत्वपूर्ण, देखो मेरे पास ये दो आवश्यकता थी, पैसा इतना था। अब इन दोनों में मैं चेक करूंगा, चुनाव करूंगा भी ज्यादा बेहतर। मैं कहता हूं इससे तो काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पेन बिना, इसके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि पेन तो मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं फिर नोट्स कैसे बनाऊंगा, लिखूंगा कैसे, स्कूल का काम कैसे करूंगा। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हम क्या करेंगे? उसको खरीद लेंगे।
बात समझ रहे हो, ये होती है चुनाव की समस्या। और इसी चुनाव की समस्या के कारण हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, अर्थशास्त्र जैसा एक सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ना पड़ रहा है। यानी अर्थशास्त्र का ये बेस है, आप टोटल यही पढ़ोगे जैसे ही समस्या पैदा होती है। अब आती है अभी चुनाव की समस्या पैदा सबके अंदर होती है, ये मत सोचो हमारे के अंदर होती है। अब हम दो तीन जो हमने प्रकार पढ़े थे आर्थिक क्रिया के, एक तो पढ़ा था उपभोक्ता, एक पढ़ा था उत्पादक और एक पढ़ा था वितरण। इन सभी को चुनाव की समस्या पैदा होती है। कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम नॉर्मल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता को भी चुनाव की समस्या पैदा होती है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु खरीदने जब बाजार में जाता है, आप देख लो, आप जब भी पैंट शर्ट या कोई ड्रेस लेने बाजार में जाते हो तो दुकानदार आपको क्या दिखा देता है, एक से ज़्यादा ड्रेस आपको दिखा देता है। अब आप सारी ड्रेसें आपको सारी पसंद है, लेकिन आप खरीद तो नहीं पाते ना सारी, क्योंकि पैसा आपको सिर्फ एक ड्रेस का खरीदने का आपके पास है। तो कभी आप वो चेक करोगे, कभी आप वो चेक करोगे। यानी इसी स्थिति में उपभोक्ता भी क्या करता है, चुनाव की समस्या पैदा होती है और उन वस्तुओं में एक का चुनाव करता है। और भी हम बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी बहुत सी सब्जी पड़ी होती है रेडी पर हर प्रकार की, उसके अंदर भी हम एक का चुनाव करते हैं, क्योंकि सारी तो हम खरीद नहीं पाते, एक सब्जी लेके जानी है तो उसके अंदर एक को चुनते हैं। यानी इसका मतलब उपभोक्ता के सामने भी क्या होता है, चुनाव की समस्या पैदा होती है। वो उसको एक वस्तु खरीदने के लिए चीनी और गुड़ है, दोनों मीठे के लिए काम आता है। अब वो दोनों की कीमत देखेगा, दोनों को चेक करेगा, फिर दोनों में से एक का चुनाव करेगा, यानी एक वस्तु खरीद लेगा। इन दोनों में से वो एक वस्तु खरीद लेगा, क्योंकि ये दोनों खरीदने वाले उपभोक्ता ही है। इसका मतलब उपभोक्ता को भी क्या करना पड़ता है, चुनाव की समस्या को फेस करना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। बात करते हैं उत्पादक की। देखो उत्पादक क्या चाहता है, अधिक लाभ चाहता है, अधिक लाभ चाहता है, अधिक उत्पादन चाहता है। इसको भी चुनाव की समस्या पैदा होती है। कैसे होती है, मान लो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा बाजार में निवेश कर रहे हो, बाजार में लगा रहे हो, तो आप चेक करोगे कि बाजार में कौन सी वस्तु ऐसी है जो आसानी से बिक जाती है और उसकी ज़्यादा कीमत भी मिल जाती है। ऐसा तो है नहीं हमने वस्तु का निर्माण कर दिया, बाद में पता चला वो वस्तु तो बाजार में बिकती नहीं है, फिर तो हमें हानि होगी, वस्तु बेचेंगे कहाँ पर फिर लोग। तो सब वो क्या करेगा, वो देखेगा भी बाजार में कपड़े से उसको लाभ होगा या उसको कोई बुक या किताब बनाने से या रजिस्टर बनाने से लाभ होगा। अब दोनों में से, दोनों तो वो कर नहीं सकता, अब वो दोनों में से एक का चुनाव करेगा और चुनाव करते हुए देखिए अभी किसकी कीमत ज़्यादा है, कौन सी वस्तु ऐसी है जो आसानी से बिक जाती है, उसको ज़्यादा मत्था पच्ची ना करने पड़े, ऐसा नहीं सेल लगानी पड़े, एक के साथ दो फ्री, दो के साथ 8 4 5 फ्री, यानी उसको बेचारे को सेल लगानी पड़े, कीमत कम करनी पड़े, वस्तु बिके ना उसकी, तो ऐसी स्थिति में उसको हानि होगी। तो तब वो जाके दोनों में से एक का क्या करेगा, चुनाव करेगा, या तो वो बुक बनाएगा, रजिस्टर बनाएगा, या वो क्या बनाएगा, कपड़े बनाएगा। तो इसको भी क्या करना पड़ रहा है, चुनाव की समस्या का वहन करना पड़ रहा है ना, चुनाव की समस्या उसके सामने आ रही है, फेस हो रही है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वितरण। देखो वितरण होता है बंटवारा करना, बांटना। यहाँ पर भी उसकी समस्या होती है कि वो किसको कितना दे, किसको कितना दे, ताकि देखो अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखो उत्पादन दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप श्रमिक ज़्यादा लगाओ, अधिक श्रमिक के द्वारा श्रमिक को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में मशीनों की कम आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों को ज़्यादा लगा देते हैं और श्रमिक क्या करेंगे, वस्तु का उत्पादन कर लेंगे। या ऐसा लग रहा हो भी वहाँ पर उसको श्रमिक आसानी से नहीं मिल रहे, श्रमिक को ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है उसको, यानी मजदूरी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, पूंजी का ज़्यादा यूज करेगा। देखो अगर वो पूंजी का ज़्यादा, जैसे मान लो पहले 10 आदमी काम करते थे, वहाँ पर वो एक मशीन ले आया, एक आदमी काम चला रहा है। ऐसा वो मशीन क्यों लेके आया था, क्योंकि उसको श्रमिक नहीं मिल रहे थे। चुनाव तो कर रहा है ना, या तो वो श्रमिक से उत्पादन कराए या वो पूंजी से उत्पादन कराए, या तो वितरण उसको ज़्यादा दे या वितरण इसको ज़्यादा मिले, यानी पैसा बंटवारा हो रहा है, या तो श्रमिक को ज़्यादा मिले या पूंजी को ज़्यादा मिले। तो इनके मध्य भी क्या होता है, क्योंकि दोनों का यूज नहीं करता वो, या तो मशीनें लेके आएगा श्रमिक कम लेके आएगा, या वो मशीनें कम लेके आएगा श्रमिक ज़्यादा लेके आएगा। तो कहने मतलब ऐसी स्थिति में भी उसको क्या करना पड़ता है, चुनाव की समस्या को वहन करना पड़ता है। तो इसका मतलब आर्थिक क्रियाओं में जो मेन मुद्दा है वो चुनाव की समस्या है,
और चुनाव, अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले, ये अर्थशास्त्र का मेन मुद्दा है, चुनाव की समस्या है। अब आपसे ये पूछ ले भी चुनाव की समस्या ही क्यों पैदा हुई। चुनाव की समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि सारे अल्लादीन की तरह लकी नहीं है, इतने भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, और हमारे पास जो साधन है, आप साधन कह दो, संसाधन कह दो, सोर्स कह दो, वो सीमित है यानी कम है। इसी कारण हमें क्या हुई थी, चुनाव की समस्या पैदा हुई थी। यानी यहाँ पर हमने मेन प्रश्न पढ़ लिए हैं, कुछ अर्थ हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि परीक्षा का यही होता है कि आप अर्थशास्त्र के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, उपभोक्ता के बारे में बताया जाए, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया जाए, आपको चुनाव की समस्या के बारे में, अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, आवश्यकता सीमित, साधन सीमित, ये कैसे है, इससे चुनाव की समस्या कैसे पैदा होती है, चुनाव की समस्या को उपभोक्ता कैसे वहन करता है, उत्पादक कैसे करता है, वितरण में चुनाव की समस्या कैसे पैदा होती है। यानी ये मतलब मेन मुद्दे हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखो, आपके जो परीक्षा के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। इसको ध्यान से देख लो, सांख्यिकी क्या होता है, अर्थशास्त्र में इसका क्या रोल है, हम ये पढ़ेंगे कि सांख्यिकी क्या चीज है और अर्थशास्त्र में इसका क्या महत्व है। इसका मतलब है अर्थशास्त्र में इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। वैसे तो आप सांख्यिकी हर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ा रोल है इसका अर्थशास्त्र में। कैसे है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी होते हैं जो आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? आंकड़े। और आंकड़े होते हैं ना, उसको हम एक नॉर्मल भाषा में सांख्यिकी बोल देते हैं, तो जिनको हम संख्या में लिख सकते हैं, आंकड़ों में लिख सकते हैं। और आंकड़े वो होते हैं जिस बात को समझने में आसानी रहती है। कोई भी समस्या होती है, मान लेते हैं आज मेरी समस्या है, जैसे मेरे को चाहिए रोजगार के आंकड़े चाहिए, विदेश में कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है। तो मैं कैसे पता करूंगा? आंकड़ों से तो पता करूंगा। जैसे मान लेते हैं जी 60% रोजगार है, 40% बेरोजगार है, तो ये आंकड़े ही तो है। 60% रोजगार है जी, 40% बेरोजगार है, ये आंकड़े तो है, संख्या में व्यक्त किया जा रहा है। कितनी बड़ी समस्या थी, ऐसे थोड़ी मैं प्रत्येक व्यक्ति से पूछता फिरूंगा बता तू रोजगार है या बेरोजगार है, बता तू रोजगार है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी मेरी पूरे देश का, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन आंकड़ों के द्वारा मैं इनको 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इस समस्या को हल कर सकता हूँ, आसानी से बता सकता हूँ इतने रोजगार है, इतने बेरोजगार है। यानी आंकड़े वो होते हैं जो समस्याओं को बहुत जल्दी हल कर देते हैं। यानी प्रत्येक समस्या को समझना बहुत आसान रहता है, और उससे संबंधित नियम सिद्धांत बनाना भी क्या रहता है? सरल रहता है। तो सांख्यिकी यानी आंकड़ों से संबंधित जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। आंकड़ों से संबंधित जो सम्मक होते हैं, इसको हम सम्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मक। यानी इनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? आंकड़े होते हैं। वैसे सांख्यिकी का समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जहाँ भी जो विषय आप पढ़ते हो, सब में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका बहुत महत्व है। अर्थशास्त्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बात ध्यान रखना आप, अर्थशास्त्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, सांख्यिकी है जो, ठीक है। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं, उनको समझने में आसानी रहती है सांख्यिकी के द्वारा। हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती है उनको समझने के लिए सांख्यिकी के द्वारा ही क्या रहती है? आसानी रहती है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हो, जितने ज़्यादा आप उदाहरण करोगे, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, और प्रत्येक टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। यानी जितने ज़्यादा आपने, अगर 1-2 एग्जाम्पल आपने एक लेसन में या एक टॉपिक में किए ना, तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था, इसकी आर्थिक समस्याएं दूर करने में, उनको समझने में आसानी रहती है। कैसे रहती है? देखो, हम एक मुद्दे को लेकर चलते हैं सरकार के द्वारा। मान लेते हैं सरकार को क्या करना है? देश में गरीबी को दूर करना है। गरीबी को क्या करना है? दूर करना है।
तो सर, सरकार को गरीबी को दूर करना, तो सबसे पहले सरकार को ये तो पता होना चाहिए ना देश में गरीबी कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, कितने बहुत ज्यादा गरीब हैं यानी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन ही नहीं मिलता, कितने लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सही टाइम पर स्वास्थ्य यानी उचित जो मतलब कह सकते हो दवा वगैरह डॉक्टर की सुविधा वो नहीं मिलती, कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले सरकार क्या करेगी, इससे संबंधित टोटल आंकड़े इकट्ठे करेगी। यानी पहले तो ये तो देखे ना समस्या कितनी विकट है, समस्या कितनी विकट है, विकट यानी हमारे पास हमारे देश में कितनी गरीबी है, और वो भी गरीबी है वो किस प्रकार की गरीबी है, गरीबी किस प्रकार की है, ये तो है नहीं, क्योंकि पूंजीपति देशों में जो गरीबी होती है वो अलग प्रकार की होती है। हमारा जो विकासशील देश है, विकसित देश अलग मैटर होता है, उनकी गरीबी में हम पढ़ेंगे। विकसित देशों में जो गरीबी होती है वो अलग तरीके की होती है, जो विकासशील देश होते हैं, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर जो गरीबी होती है वो अलग तरीके की होती है। आप गरीबी के प्रकार पढ़ोगे वो हम उस टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर तो आपको क्या पढ़ना है कि सरकार क्या करेगी, गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले गरीबी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करेगी कि कितनी देश में गरीबी है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा गरीबी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, या ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पर मान लो कृषि वगैरह नहीं होती, लोगों को काम नहीं मिलता, या वहाँ पर जॉब धंधे कम है, इसके कारण वहाँ पर गरीब है। कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर उत्पादन होता ही नहीं है, क्षेत्र ऐसे हैं देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर सभी राज्य समान तो नहीं है ना, कहीं पर पहाड़ी एरिया है, कहीं पर मरुस्थलीय है, कहीं पर मैदानी है, कहीं पर पठारी एरिया है, कहीं पर उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर बहुत अधिक कृषि का उत्पादन होता है, ठीक है, कृषि होती है बढ़िया, गेहूं का उत्पादन होता है, कहीं अनुपजाऊ भूमि है जहाँ पर उत्पादन होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब वो प्रत्येक क्षेत्र का आंकड़े इकट्ठे करेगी सरकार, प्रत्येक क्षेत्र से। सबसे पहले उसकी समस्या को उसने आंकड़े से समझा, फिर उसको पता चला भाई हमारे उत्तरी या दक्षिणी जो भारत है वहाँ पर दक्षिणी भारत में ज़्यादा गरीबी है, उत्तरी भारत में कम गरीबी है, क्योंकि वहाँ पर नहरों की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, इसके कारण वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, तो लोग काम लगे हैं, ठीक है। ये आंकड़े इकट्ठे करके सबसे पहले वो समस्या की विकटता को जानेंगे कि कितनी विकट है समस्या। उसके बाद वो क्या करेगी, अब अपनी क्या करेगी, वो योजनाएं बनाएगी, क्योंकि गरीबी दूर करनी है तो योजना तो बनाना पड़ेगा ना, योजनाएं तैयार करेगी, और योजना बनाते वक्त भी वो आंकड़े का यूज करेगी, क्योंकि योजना बनाने के बाद वो देखेगी कि महिलाओं में ज़्यादा है बेरोजगार है या पुरुष ज़्यादा बेरोजगार है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया योजना बनाई जाएगी, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, उनको भत्ता दिया जाएगा, उनको नरेगा के अंदर भी सुविधा दी जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा उसको पे किया जाएगा, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन चलाई जाएगी, यानी किसी भी प्रकार से उनको किसी न किसी प्रकार से सहायता दी जाएगी। गेहूं है वो 2 रुपये किलो वगैरह या फ्री के अंदर उनको गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा, चावल दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक सुविधा उनके पास तक पहुंचाई जाएगी ताकि वो क्षेत्र है वो गरीबी से दूर हो, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको वहां पर कोई ऐसी योजना ऐसी परियोजना चला दी जाएगी जिसके कारण उनको काम मिल जाए, और काम मिलने के बाद वो अपना विकास कर सके, यानी गरीबी दूर की जा सके। यानी योजना बनाते वक्त वो पैसे को इस प्रकार से खर्च करेगी कि जहां पर ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, जहां पर ज्यादा बैकवर्ड एरिया है वहां पर ज्यादा फिर पैसा खर्च किया जाए, जहां पर एडवांस हो चुका है, विकास हो चुका है उस एरिया का, वहां पर कम पैसा खर्च किया जाए। आप देख लो सरकार हमेशा ऐसे ही करती है, सरकार हमेशा ही ऐसा करती है, जो एरिया के अंदर ज़्यादा कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो ज़्यादा गरीब हैं उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़्यादा सुविधा दी जा रही है, उनको उनको बिजली भी सस्ती दी जा रही है, पानी सस्ता दिया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित भी उनको दवा वगैरह है वो भी सस्ती दी जा रही है। आप देखते हो कि सरकारी हॉस्पिटल में जो फ्री में दवा वगैरह दी जा रही है, इसका कारण यही होता है ताकि हमारे यहाँ पर गरीबी दूर की जा सके और सबको स्वास्थ्य की सुविधा, जो दवा की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा वहाँ तक पहुँच सके। इसका मतलब हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा भी सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा रोल है, और इसके साथ साथ मैं एक और बता देता हूँ, आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संख्यात्मक, जिसे हम बोलते हैं मात्रात्मक,
और एक आंकड़े होते हैं जो आपका होता है गुणात्मक। देखो, संख्यात्मक मात्रात्मक वो होते हैं जिनको संख्या या मात्रा में मापा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ जी यहाँ पर गरीबी 60% है, 60% है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्या में माप सके हम। मैं कहूँ जी यहाँ पर बेरोजगारी है वो 30 या 35% है, इसका मतलब संख्या में माप सकते हैं। तो ये भी आंकड़े अर्थशास्त्र में आप यूज करोगे और गुणात्मक आंकड़ों का भी यूज करोगे। तो गुणात्मक आंकड़े कौन से होते हैं? ऐसे मैं कहूँ जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, अब कितना अच्छा है क्या पता, यानी उनको हम कह सकते हैं अच्छा है या बुरा है, उनको संख्या में नहीं माप सकते, है ना। हम उसको संख्या में, अब मेरी उम्र को संख्या में मापा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँ जी मेरे से बहुत ज़्यादा गुणशाली है, मेरे में कम गुण है, आप में ज़्यादा गुण है, तो इसको संख्या में थोड़ी माप सकते हैं भी आप में 10% 15% ज़्यादा गुणशाली हो, आपका स्वास्थ्य 5% ज़्यादा अच्छा है। यानी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको हम संख्या में नहीं माप सकते, बल्कि उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको गुणात्मक तरीके से सिर्फ एक सारणी या टेबल के अंदर या एक आप डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हो। हम ये दोनों पढ़ेंगे आप, यानी परिचय का अर्थ होता है कि आप ये चीज, ये टोटल जो आप पढ़ रहे हो ना, सांख्यिकी आंकड़े, ये सरकार के संबंधित संख्यात्मक गुणात्मक, ये सब आके आप नेक्स्ट पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो आपको इसके सबके अर्थ बता दिए गए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपकी जो ये क्लास है वो यहीं खत्म होती है, और जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन आंकड़ों से संबंधित सांख्यिकी से संबंधित पढ़ेंगे कि इनके आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करना है। देखो, आंकड़ों को इकट्ठा भी करना पड़ता है, फिर उनको एक बढ़िया तरीके से अलग अलग तरीके से रखना भी पड़ता है, फिर उनकी हम टेबल बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, यानी उसको हम प्रस्तुत करेंगे। देखो, आंकड़े इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा मैटर नहीं है, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उनको अलग अलग रखना भी है, और अलग अलग रखने के बाद उनको सबके सामने फेस भी करना है, सबको बताना भी है। आप जनगणना देखते हो ना, 10 साल के बाद होती है जनगणना, के अंदर पहले सारे इकट्ठे आंकड़े होते हैं, फिर रोजगार के अलग हो जाते हैं, रोजगार के अलग होते हैं, गरीबी के अलग होते हैं, शिक्षा के अलग होते हैं, ग्रामीण शहरी सबको अलग अलग कर देते हैं, और अलग अलग करके वो हमारे सामने क्या कर देते हैं, पेश कर देते हैं, चाहे वो एक टेबल के द्वारा, चाहे डायग्राम के द्वारा, चाहे वो बुक के द्वारा, किसी के द्वारा वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये टोटल मैटर पढ़ने वाले हैं हम। आंकड़ों को इकट्ठा भी करेंगे, उनको संक्षिप्तीकरण, उनको वर्गीकरण करेंगे, और उनको हम प्रस्तुत भी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।